कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिमो जोंगशू को लेकर एक फॉरेस्ट में पहुंच गया है, मगर उसने देखा कि वूटोंग अपने चमचों को लेकर उसकी तलाश कर रहा, इसलिए शिमो और जोंगशू ने मिलकर उस जंगल में ट्रैप बिछा दी। तो जैसे ही असासिन इनके जाल में फंसे, इन दोनों ने मिलकर उनका 1 बाय 1 खात्मा करना शुरू कर दिया। सभी असासिन्स को मारने के बाद फाइनली वूटोंग वहाँ पर पहुँच चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर शिमो ने वूटोंग के सभी चमचों को खत्म कर दिया और अब आखिरकार वूटोंग उसके सामने आ जाता है और शिमो से कह रहा था कि लड़के तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और इतना ही नहीं, तुम्हारे पास तो 7 स्टोन वाला पावरफुल बो भी है। उस पावरफुल एरो एंड बो की मदद से तुमने तो बड़ी आसानी से मेरे लोगों को मार दिया, मगर बदकिस्मती से तुम्हारे सारे एरोज खत्म हो गए, यानी कि अब तुम्हारे मरने का वक्त हो चुका है। जिस पर शिमो कह रहा था कि मैंने 7 स्टोन एरो एंड बो का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे सभी लोगों को मार दिया और तुम ये सब चुपचाप से देख रहे थे, मगर तुमने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो लोग तुम्हारे साथ वफादार थे, मगर फिर भी तुमने उनका साथ नहीं दिया। जिस पर वूटोंग हंसते हुए कहने लगा कि वो तो मामूली से कल्टीवेटर्स थे, उनका तो काम ही था मेरी खिदमत करना। मैंने तो इतने साल उन्हें इसलिए पाला था कि एक दिन उनका इस्तेमाल कर सकूं, इसलिए अब तुम भी मेरे सामने राइचसनेस की बकवास पेलना बंद कर दो। ऐसी फालतू बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास 7 स्टोन एरो है और साथ ही साथ जोंग फैमिली का सीक्रेट मैनुअल भी। अगर ये दोनों ट्रेजर्स हमारी वू फैमिली के हाथ लग जाए तो बताओ क्या होगा। हमारी वू फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल बनेगी, फिर तो फिंगचंग काउंटी में हमें भी एक ग्रेट फैमिली का दर्जा मिलेगा। और यही वजह थी कि जब तुम मेरे लोगों को मार रहे थे मैंने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। मैंने तो उन्हें 2 ग्रुप में इसलिए बांटा था ताकि वो तुम्हें एग्जॉस्ट कर पाए और फिर सही मौके का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे भी वो 2 कौड़ी के सर्वेंट्स आज न कल मैं रिप्लेस कर ही दूंगा, मगर तुम्हें मारने का मौका बार बार हाथ नहीं लगने वाला। शिमो को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता। और तभी वूटोंग उससे पूछता है कि बताओ बच्चलन जोंगशू है कहाँ पर। और पहला तो मैं बस मेरे पागल बेटे के साथ उसकी शादी कराने वाला था, मगर अब पूरा टाउन उसके साथ मजे करेगा। हमारी वूटोंग फैमिली को जलील करने का इससे अच्छा बदला मैं कभी ले ही नहीं सकता। वैसे बात अगर तुम्हारी की जाए तो तुम काफी ज्यादा दिलदार हो। तुम उस लड़की को बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर आए, मगर उसकी वजह से तुम्हारी स्पीड कम हो गई। अगर अकेले भागते तो शायद तुम्हारी जिंदा बचने का कोई चांस होता, मगर तुम्हें तो हीरो बनना था, अब बन गए हीरो। खैर एक बार मैं तुम्हें खत्म कर दूं फिर मैं उस बंदी के साथ अच्छे से निपट लूंगा। तो शिमो अपनी सोड को रेस करते हुए कहने लगा कि हाँ ये सारे काम तुम तभी कर सकते हो जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूं। तो वूटोंग कह रहा था बच्चे इतना घमंड सही नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें हम दोनों के दरमियान जो फासला है वो समझ आ जाएगा। तुम ठहरे एक 2 कौड़ी की मार्शल कल्टीवेटर और मैं हूँ एक पोस्ट नेचुरल का वॉरियर। हम दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। वेल यहाँ पर वूटोंग ने अपनी सोड पावर को एक्टिवेट कर लिया था। दरअसल ये वो फैमिली अपनी वुड एनर्जी के लिए काफी ज्यादा मशहूर थी, तो अपनी उसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए वूटोंग ने शिमो पर वुडन वाइन से अटैक कर दिया। तो शिमो भी अपने स्लैशेस रिलीज करते हुए उन वाइन्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है, मगर इसी कोशिश में शिमो काफी पीछे पुश हो गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि जब मैंने इसके बेटे हुआ का मुकाबला किया था तब उसने भी इसी सोड टेक्निक का इस्तेमाल किया, मगर उसकी पावर के मुकाबले वूटोंग 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। और उतने में वूटोंग ने उस पर एक क्लोज अटैक कर दिया, मगर शिमो अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि तब तक वूटोंग ने हवा में फ्लोट करते हुए वहाँ पर 4 फॉर्मेशंस क्रिएट कर लिए, जिसमें से कई सारी वाइन्स बाहर निकलकर शिमो पर अटैक कर रही थी। यहाँ पर शिमो ने भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बाल बाल खुद को बचा लिया था। जो देखते साथ ही वूटोंग भी उससे इम्प्रेस होते हुए उस पर एक और हमला कर देता है और इस बार शिमो की सोड उन बेलों में उलझ गई। इसी का फायदा उठाते हुए वूटोंग ने सीधे आकर उसके सीने पर लाते जड़ना शुरू कर दी थी। इस सरप्राइज अटैक से शिमो बुरी तरह से घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो जाता है। वो इतना तो समझ गया था कि एक बार वूटोंग की सोड टेक्निक को मोमेंटम मिल जाए फिर वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, मगर फिलहाल तो ये बंदा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी कि इसका जरूर से कोई प्लान होगा। इसलिए अब मुझे भी कुछ भी करके इसे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने पर मजबूर करना पड़ेगा, तभी जाकर मुझे इसकी असली स्ट्रेंथ का पता लगेगा। और अब यहाँ पर शिमो ने 8 स्लैशेस इन 1 ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वूटोंग पर हमला कर दिया, जिसे वूटोंग अपनी डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हुए काउंटर करने लगा। मगर तब तक शिमो ने मौका मिलते साथ ही पीछे से उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, मगर वूटोंग ने बड़ी स्टाइल के साथ अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उसे भी काउंटर कर लिया। साथ ही साथ
उसने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी। वो तो शिमू की मूव को देखते साथ ही कहने लगा कि अरे वाह बच्चे, तुमने तो ची सेंसिंग को भी मास्टर कर लिया। अगर तुम कुछ और साल सरवाइव कर पाते तो हो सकता है कि तुम मेरे लिए एक वर्दी अपोनेंट बन सकते थे, मगर बड़ी दुख की बात है कि आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वेल यहाँ पर शिमू हर एक डायरेक्शन से उसकी शील्ड पर अटैक करने लगा, मगर वो नोटिस करता है कि वुटांग की शील्ड पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। इसलिए शिमू ने एक ही साथ न जाने कितने ही सारे स्लैश अटैक रिलीज किए, मगर वुटांग उतनी ही तेजी के साथ उस हर एक अटैक को शील्ड के अंदर से ही काउंटर कर रहा था। और यहाँ पर उसने कुछ ऐसा किया था कि शिमू के अटैक अपने आप उस शील्ड से हटकर जंगल में स्प्रेड होने लगे। वेल यहाँ पर शिमू भी जानना चाहता था कि आखिर वुटांग की असली चाल क्या है। उसके इतने सारे स्लैशेस के बावजूद भी शील्ड अनब्रेकेबल थी, उसमें जरा भी बदलाव नहीं हुआ। और फिर शिमू को समझ आ गया कि ये शील्ड तो उसके हर एक अटैक को अडॉप्ट कर रही। इनफैक्ट उस शील्ड ने तो शिमू का अटैक उसी पर हिट कर दिया। तो अब शिमू बड़ी तेजी के साथ यहाँ से वहाँ भागते हुए अपने अटैक के साथ साथ वुटांग की भी हमलों को काउंटर करने लगा। और दिल ही दिल में कह रहा था कि ना ही मैं इस शील्ड के करीब जा सकता हूँ और ना ही इसे ब्रेक कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। उतने में ही वुटांग उसे बताने लगा कि बैटल में हमेशा हमने अपने ओपोनेंट के साथ मूव करना चाहिए। अगर वो बेंड हो गया तो खुद को भी बेंड करो। जैसे जैसे ओपोनेंट अपनी मूव को चेंज करेगा वैसे वैसे तुम भी अपने टेक्निक में बदलाव लाओ। खुद को अबैंडन करके दूसरे को फॉलो करो। यही तो हमारे कॉइलिंग वुड सूट टेक्निक की असली पावर है। हम खुद का दिमाग नहीं चलाते बल्कि हमारे ओपोनेंट की मूव्स का यूज करके उसे हरा देते हैं। आज भले ही तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, लेकिन तुम्हें मारने वाला तुम्हारा ही स्लैश होगा, ताकि तुम्हें मरने के बाद जरा भी पछतावा ना रहे। और अब इतना कहते साथ ही उसने शिमू पर न जाने कितनी ही सारी वाइन से हमला कर दिया। तो शिमू भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए इधर उधर भाग रहा था। उसने खुद पर अटैक करने वाली हर एक वाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल यहाँ पर शिमू कह रहा था कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, मुझे अब कुछ भी करके सब कुछ दाव पर लगाना होगा। अभी जाकर मैं इस बंदे को मार सकता हूँ। मैं इसकी सोर्ड सर्कल को ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टारगेट वुटांग था, इसलिए अब मुझे अपना टारगेट ही बदलना होगा। और इतना कहते साथ ही शिमू ने उस शील्ड पर अटैक कर दिया। उसने अलग अलग दिशाओं से एक साथ ही शील्ड पर अटैक किए थे और इस बार उसका टारगेट वुटांग ना होकर वो शील्ड थी, जिसके चलते कॉइलिंग सोर्ड टेक्निक यहाँ पर काम नहीं कर पाती और इसी की मदद से शिमू ने उस शील्ड को ब्रेक कर दिया। वेल यहाँ पर शिमू ने उस शील्ड की हर एक वीक पॉइंट पर हमला किया था, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गई। और ये देखते साथ ही वुटांग भी काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी कई सारी वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए शिमू पर एक जोरदार हमला कर देता है, मगर शिमू ने अपनी सन एंड मून सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो वुटांग से कह रहा था कि मुझे तो पहला लगा था कि तुम बस मुझे एग्जॉस्ट करना चाहते हो, मगर तुम्हारा मकसद अलग था। तुमने मेरे हर एक काउंटर अटैक की फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि उसका इस्तेमाल खुद के लिए कर पाओ। अगर तुम्हारे पास और भी कुछ किलिंग मूव्स हैं तो क्यों ना उसका भी इस्तेमाल करो। जिस पर वुटांग कह रहा था चलो फाइनली तुम्हें मेरा प्लान समझ आ ही गया, मगर अफसोस की बात है कि काफी ज्यादा देर हो गई। जब तुमने उस बदतमीज लड़की के लिए हमारी वो फैमिली को जलील किया था तब तो तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन तुम मेरे ही हाथों मारे जाओगे। तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें जोंगशु को बचाने के लिए रिग्रेट फील हो रही है? जिस पर शिमू हंसते हुए कहने लगा कि तेरी वो फैमिली ने हमेशा ही राइचस बनने का दावा किया, मगर असल में तुम गई गुजरी फैमिली हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं। इसलिए मैं शिमू कभी भी अपने एक्शंस पर रिग्रेट नहीं करूंगा। मैंने जोंगशु को बचाया, वो मेरा फर्ज था। और इतना कहते साथ ही उसने 9 स्लैशेस विंड ब्रेकिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर शिमू के 9 फॉर्म बन चुके थे। वेल इस नजारे को देखते साथ ही वुटांग के तो होश उड़ गए। वो शिमू से कह रहा था कि तुम्हारी सोर्ड टेक्निक तो उसकी परफेक्शन लेवल पर पहुंच चुकी है, मगर कोई बात नहीं, तुम इसका भी इस्तेमाल करने के बावजूद मुझे हरा नहीं पाओगे। और इतना कहते साथ ही वुटांग ने अपनी कॉइलिंग सोर्ड टेक्निक की एक और मूव जायंट ट्री रीचिंग द स्काई को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर शिमू और वुटांग के अटैक में एक जोरदार क्लैश हो गया था, जिसमें वुटांग का हमला बाजी मारते हुए शिमू के स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना ही नहीं, उस पावरफुल वाइन ने शिमू को भी बुरी तरह से घायल करते हुए एक पेड़ पर पटक दिया और तभी वुटांग उसके सामने छलांग लगा चुका था। वो शिमू से कह रहा था कि तुम बस एक मामूली से कल्टीवेटर हो जिसे हमारे जैसे लोग बस एक पैदे जैसा इस्तेमाल करते। और इतना कहते
साथ ही वुटांग ने अपनी तलवार सीधे शिमो के सीने के आर पार घुसा दी, मगर वो देखता है कि उसकी सोड तो शिमो को पियर्स ही नहीं कर पाई क्योंकि शिमो ने गोल्डन आर्मर पहन के रखा था। दरअसल ये गोल्डन आर्मर जिनवेई के बेटे जुआन से बिलोंग करता था, लेकिन जब शिमो ने उसका खात्मा किया तब उसने इस गोल्डन आर्मर पर भी कब्जा कर लिया। और अब यहाँ पर शिमो ने अपनी थ्रोइंग ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोड को स्पिन करना शुरू कर दिया। वहीं पर वुटांग जैसे तैसे उस सोड से पीछा छुड़वा कर शिमो पर अटैक करने के लिए भागने लगा, मगर वो सोड दोबारा से उसके पास वापस आ गई तो वुटांग अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसे काउंटर करने लगा। मगर जैसा कि हमें पता है शिमो की सनमून सोड में एक मून ब्लेड भी थी जो अपने आप उस सोड से अलग होकर सीधे वुटांग पर अटैक कर देती है। उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर सीधे वुटांग का गला स्लिट कर दिया, जिससे वुटांग चोक होते हुए बुरी तरह से तड़पने लगा। तब तक मून ब्लेड दोबारा से जाकर अपनी सन सोड के साथ एक हो गई। शिमो से पूछ रहा था, सीनियर बताए आपको मेरी ये वाली टेक्निक कैसे लगी? और हाँ प्लीज ये मत बोलना कि मैं 2 कौड़ी का एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ। वेल यहाँ पर वुटांग बुरी तरह से चौक हो रहा था, मगर उसके मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकलता। शिमो से कहता है कि आज तो सिर्फ तेरे एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारा गया। अब तो खुद एक चेस का प्यादा बन गया जिसे काम होते साथ ही खत्म किया जाता। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली वुटांग की मौत हो गई। साथ ही यहाँ पर शिमो अपने 7 स्टोन एरो के सारे एरोस को भी कलेक्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि इस सफर में आगे चलकर शिमो को इनकी जरूरत पड़ेगी। वेल यहाँ पर शिमो को याद आता है कि एक असासिन ने उसे बताया था कि हुआ भी इसी जंगल में मौजूद है, तो शिमो ने डिसाइड किया कि अब वो अगला निशाना हुआ को बनाएगा क्योंकि उसे मारना काफी ज्यादा जरूरी था। अगर उसे पता चला कि उसका बाप मारा गया तो यहाँ पर कई सारे लोग लेकर पहुँच जाएगा। साथ ही साथ हुआ के पास एक स्पेशल ट्रैकिंग टेक्निक है तो शिमो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता, इसलिए शिमो अपने एरो एंड बो को लेकर सीधा हुआ की तलाश में रवाना हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हम हुआ और उसके चमचों को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि उस कमीने शिमो की वजह से हम लोग काफी ज्यादा थक गए, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे फादर कब तक वापस आ जाएंगे? जिस पर वो सर्वेंट कह रहा था कि हमारे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। उस शिमो को खत्म करने में उन्हें उतना ही वक्त लगेगा जितना कि कसाई को मुर्गी को मारने में लग जाता है। बस आप देखते जाओ, थोड़ी देर में हमारे मास्टर उसकी कटी हुई गर्दन लेकर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उनकी बातें सुनते साथ ही हुआ तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि मुझे तो बस उस जोंगशू का इंतजार है, बस एक बार वो बदतमीज लड़की हमारे हाथ लग जाए, फिर देखना मैं कैसे उसे जलील करता हूँ। इतना ही नहीं, तुम दोनों भी उसके साथ जी खोलकर मजे कर लेना। जिस पर वो असासिन कह रहे थे कि हाँ वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, मगर उसकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट होगी। और उतने में ही बड़ी तेजी के साथ उस बंदी की खोपड़ी में एक एरो शूट हो गया। अब हुआ कुछ समझ पाई इससे पहले ही दूसरा बंदा भी मारा गया, इसलिए वो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहने लगा कि तू आखिर है कौन, जल्दी से मेरे सामने आ जा। और उतने में ही शिमो की बड़ी कूल अंदाज में एंट्री हो गई। वेल हुआ तो शिमो को यहाँ देख काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उससे पूछता है कि बता मेरे फादर कहाँ पर हैं? जिस पर शिमो गुस्से में जवाब देता है कि वो तो मर गया। वेल ये सुनते साथ ही हुआ को तो काफी बड़ा झटका लग गया। वो कह रहा था ना ये तो नहीं हो सकता, तेरे जैसा मामूली सा कचरा मेरे बाप को मार नहीं सकता, तू जरूर से मुझसे झूठ बोल रहा है। और अब वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वेल यहाँ पर हुआ बड़ी तेजी के साथ सीधे शिमो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर शिमो बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ उसके पास से गुजर जाता है। वेल यहाँ पर हुआ को कुछ समझ आ पाई इससे पहले ही शिमो ने उसका काम भी तमाम कर दिया था, तो इस तरह से वो फैमिली तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। वेल ये वो फैमिली वाकई काफी ज्यादा लालची और बेगैरत थी, तो इन्हें खत्म करके शिमो ने इस दुनिया पर एहसान किया था, वरना आगे चलकर ये लोग न जाने कितने ही मासूमों का शिकार करते। शिमो से कह रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दिया। और अब सीन शिफ्ट होकर हम जोंगशू को देख पाते हैं जो कि डर के मारे एक जगह पर छुपी हुई थी, और तभी उसे ऐसा फील हुआ कि वहाँ पर कोई आ चुका है, मगर ये कोई उसका दुश्मन नहीं बल्कि शिमो था। इनफैक्ट शिमो को देखते साथ ही जोंगशू की जान में जान आ गई। वो उससे पूछ रही थी कि सीनियर बताए अब आगे क्या करना है, जिस पर शिमो कह रहा था कि हम तुम्हारे ओरिजिनल प्लान को ही फॉलो करेंगे। तुमने बताया था कि क्लाउड मिस्ट माउंटेन्स ट्रेचरस एरिया है, तो वहाँ हमें छुपने के कई सारे मौके मिलेंगे। इस तरह से हम जिन फैमिली को आसानी से गुमराह कर पाएंगे। जिसके बाद जोंगशू को अपनी पीठ पर सवार करके वहाँ से भागने लगा, और इस तरह से सवेरा होने तक शिमो क्लाउड मिस्ट माउंटेन के पास पहुँच गया था। वो जोंगशू को बता रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि इस माउंटेन पर हमेशा मिस्ट रहती, एक बार हम वहाँ पहुँच जाए फिर हम कम्प्लीटली सेफ हो जाएंगे, फिर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं। अब शिमू उस माउंटेन की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे जिन फैमिली का अजूर ईगल नजर आता है। अगर ये ईगल यहाँ पर है तो जिन फैमिली आस पास ही होनी चाहिए। तो जोंगशू उससे पूछती है कि बताए अब हमने क्या करना चाहिए, दिन के उजाले में तो हम उनसे छुप भी नहीं सकते। तो शिमू से बताता है कि अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, हमें अलग होना पड़ेगा। मैं आगे जाकर अजूर ईगल का ध्यान भटकाऊंगा ताकि तुम इस माउंटेन पर पहुँच जाओ। मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं काफी देर तक उन लोगों को टहला सकता हूँ और तब तक तुम एक सेफ लोकेशन पर पहुँच जाओगी और फिर जैसे ही सही मौका मिला मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो जोंगशू भी उसकी बात मान गई, मगर उसे शिमू की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। हालांकि शिमू ने उससे वादा किया कि वो जरूर से उसके पास वापस आएगा। तो इस तरह से जोंगशू सीधे माउंटेन की तरफ रवाना हो गई और वहीं पर शिमू जिन फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर शिमू ने मौका मिलते साथ ही सबसे पहला तो उस अजूर ईगल का खात्मा कर दिया ताकि ये परिंदा जोंगशू को ट्रेस ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हम जिनवेई को देख पाते हैं, जिसे पता चल चुका था कि शिमू यही कहीं पर आसपास है। तब तक शिमू ने अपनी 7 स्टोन एरो से उस पर अटैक कर दिया था, मगर जिनवेई अपने थंडर व्हिप की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर देता है। तो इस बार शिमू ने अपनी 2 एरोस से हमला कर दिया, मगर जिनवेई तो उन्हें भी साइड में हटा चुका। तो एरोस सीधे जाकर जिनवेई के स्पिरिचुअल बीस्ट में पियर्स हो गए। इतना ही नहीं, शिमू ने तो बारी बारी उसके सभी साथियों को भी मार दिया था। वेल ये सब देखकर तो जिनवेई के मानो खून में ही आग लग गई। वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि शिमू मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस तू एक बार मेरे हाथ लग जा। वहीं पर शिमू बस काफी देर से उसे भगा रहा था। जब तक वो इसे टहलाएगा तब तक ही जोंगशू सेफ लोकेशन पर पहुंच पाएगी। मगर जिनवेई को तो उसे मारने में जरा भी सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सीधे शिमू के सामने जंप लगा चुका। वो कह रहा था साले कमीने आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। वेल यहाँ पर उसने अपने दोनों वेपन्स को समन कर लिया था। उसने हवा में छलांग लगाते हुए अपने वॉर गॉड व्हिप से सीधे शिमू पर हमला कर दिया, मगर वो फटाफट से अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए जिनवेई के अटैक को काउंटर कर लेता है। मगर जिनवेई ने तब तक उस पर एक और हमला कर दिया। हालांकि शिमू समय रहते साइड में हट चुका था, जिसके चलते जिनवेई सीधे जाकर एक पेड़ पर क्लैश हो गया और अब उसी कटे हुए पेड़ से शिमू पर हमला कर देता है। मगर शिमू ने बेंड होते हुए खुद को बचा लिया और अब अटैक करने की बारी शिमू की थी। उसने फटाफट से अपने 8 फॉर्म्स को समन कर लिया। हालांकि जिनवेई एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर था। उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया, जिसकी चपेट में आते साथ ही शिमू के सारे फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गए और अब अपने गोल्डन व्हिप का इस्तेमाल करते हुए जिनवेई ने शिमू पर अटैक करना शुरू कर दिए। शिमू ने नोटिस किया कि जिनवेई के गोल्डन व्हिप की पावर उसकी तलवार को कमजोर बना रही। अगर काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा तो शिमू की तलवार ब्रेक हो जाएगी। अब इसी पल में उसे डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर जिनवेई ने अपनी थंडर से उस पर हमला कर दिया, जिसमें शिमू बुरी तरह से घायल होकर पीछे की तरफ ढकेला जाता है। यहाँ पर शिमू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो जिनवेई ने फटाफट से अपने गोल्डन थंडर को समन करते हुए शिमू पर एक और हमला कर दिया। तो शिमू भी फटाफट से अपनी सनमून सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके हमले को काउंटर करने लगा। मगर दोस्तों जिनवेई की गोल्डन थंडर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी। वो थंडर सोर्ड के होने के बावजूद भी शिमू को बुरी तरह से घायल कर देती है। वेल यहाँ पर शिमू काफी ज्यादा घायल हो गया। उसके बॉडी पर न जाने कितने ही सारे कट लग गए थे। वहीं पर जिनवेई उससे कह रहा था कि मुझे तो काफी ज्यादा ताज्जुब हो रहा कि तेरे जैसा एक मामूली सा कल्टीवेटर चीज सेंस इनको कॉम्प्रहेंड कर पाया। मैंने तो सुना था कि तेरी स्टोन मंकी वाली ब्लड लाइन किसी काम की नहीं, मगर तूने तो जबरदस्ती अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल किया। तू भी तेरे बाप जैसा ही जिद्दी है। उस कमीने ने भी कभी भी अपनी किस्मत के सामने घुटने नहीं टेके, मगर फाइनली वो भी मारा गया। भले ही तू अपने बाप जैसा ही जिद्दी निकला, मगर तेरी ये जिद बस तुझे जहन्नुम में पहुंचा सकती है। वेल यहाँ पर शिमू दिल ही दिल में सोच रहा था कि अच्छा तो ये है पोस्टनेटल वॉरियर के लेट स्टेज की पावर। अगर वुटांग की बात की जाए तो वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। साथ ही जिनवेई उससे कहता है कि लड़के आज मैं तुझे तेरी फैमिली के पास पहुँचाने वाला हूँ, उसी शीक्वान विलेज की फैमिली जो सिर्फ तेरी वजह से मारी गई। अब यहाँ पर जैंग फैमिली का जिक्र सुनते साथ ही शिमू काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मेरी फैमिली को कोल्ड एबिस सोर्ड ने मार दिया था। मुझे जल्दी बताओ उस असासिन को किसने भेजा था? क्या वो बंदा तेरे लिए काम करता था? अब ये सुनते साथ ही जिनवेई जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था बच्चे बस थोड़ी देर में तो मरने वाला है। भला एक मरने वाले लड़के के सवालों का जवाब मैं क्यों दूं? मगर उतने में शिमू की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। वो जिनवेई से पूछ रहा था कि जल्दी बता क्या तूने उस असासिन को हायर किया था? हालांकि जिनवेई इसका कोई जवाब नहीं देता। वो शिमू से कहता है कि तेरी वजह से मेरा बेटा जुआन मारा गया। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये तो मुझसे पूछ ले। और वैसे भी वो लोग कहीं तेरे सगे थे जो तू उनके लिए इतना
इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा। वेल इस पल में शिमू को उन सभी की लाशें नजर आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिमू की वजह से मारे गए थे। इस फैमिली की बस एक ही गलती थी कि उन्होंने शिमू को अपने बच्चे जैसा प्यार किया। सब यहाँ पर शिमू आउट ऑफ कंट्रोल होकर चिल्लाते हुए जिनवेई पर हमला करने रवाना हो गया। वो बस गुस्से में बार बार यही बात दोहरा रहा था कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो शिमू के अटैक को काउंटर करने के लिए जिनवेई ने भी अपनी लाइटनिंग डोमेन को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान से बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग सीधे उसके वेपन में समाने लगी और अब इसी लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए वो शिमू पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर चुका। यहाँ पर शिमू जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। तो इन्हीं लगातार होने वाले लाइटनिंग अटैक के चक्कर में शिमू को पीछे हटना पड़ गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिनवेई वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने अपने वॉरगॉड विप की मदद से शिमू पर गोल्डन लाइटनिंग से अटैक कर दिया, लेकिन वो देखता है कि शिमू ने तो उसी का गोल्डन आर्मर पहना हुआ था, जिसके चलते शिमू पर उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। साथ ही जिनवेई उससे कहता है कि तूने ही मेरे इस आर्मर को चुराया होगा, मगर असली चोर तो इसका बेटा था। शिमू ने तो बस उसे खत्म करके इस आर्मर पर कब्जा किया है और उतने में शिमू ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए जिनवेई पर कई सारे स्लैशेस हिट कर दिए। भले ही जिनवेई ने उन स्लैशेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर उसमें से एक स्लैश सीधे उस पर हिट हो जाता है। जिनवेई उससे कह रहा था कि जितना तूने मेरे बेटे को तड़पाया था, मैं उससे 1000 गुना ज्यादा तुझे तकलीफ दूंगा। तो शिमू भी उसे चिल्लाते हुए बुलाने लगा कि आजा और मुझसे बदला ले ले। अब शिमू की इस चैलेंजिंग टोन को सुनते साथ ही जिनवेई ने गुस्से में आकर ब्लड फिएंड पाम को एक्टिवेट कर लिया। तो इस पाम अटैक को काउंटर करने के लिए शिमू भी रॉक क्रशिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ये दोनों पावर्स आपस में टकरा रही थी, मगर जिनवेई का पाम अटैक शिमू की फिस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके काफी करीब पहुँच गया, जिसे काउंटर करने के चक्कर में शिमू और भी ज्यादा घायल हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए जिनवेई उस पर कई सारे अटैक कर देता है, जिन्हें शिमू ने अपनी सूंड की मदद से काउंटर कर लिया और अब वो हवा में छलांग लगाते हुए सीधे जिनवेई के कंधे पर वार कर चुका था। मगर उतने में जिनवेई ने उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए शिमू को पीछे की तरफ ढकेल दिया और अब इन दोनों में ऐसी ही बैटल शुरू हो गई। वेल ये दोनों लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। शिमू अपनी फैमिली को इंसाफ दिलाना चाहता था और वहीं पर जिनवेई अपने इकलौते बेटे का बदला लेगा। इसी दरमियान जिनवेई ने शिमू की सोड को ब्रेक कर दिया, तो शिमू अपनी ब्रेक हुई सोड को सीधे उसमें धसा देता है और उतने में जिनवेई ने भी उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसमें शिमू बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया था। जिनवेई उससे कहता है कि तू तो काफी ज्यादा डेस्परेट होकर मेरे साथ फाइट कर रहा था, मगर देख फिर भी तू मुझे हरा नहीं पाया। वहीं पर शिमू भी उससे कह रहा था कि हाँ बिल्कुल भी रुकना मत, चल यहाँ आकर मुझ पर अटैक कर। जिनवेई उससे कहता है कि अगर तुझ में दम है तो दोबारा से उठकर मेरा मुकाबला कर। तो शिमू भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जैसे तैसे घुटनों पर आ गया। यहाँ पर उसने फैसला तो ले लिया था कि वो जिनवेई को जरूर से मार देगा, इसलिए अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। और इसी तरह से एक बार फिर से इन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर जिनवेई शिमू को घायल करने ही वाला था कि उतने में ही जोंगशू बीच में आकर जिनवेई पर अटैक कर देती है। यहाँ पर जिनवेई गुस्से में आकर उसे ही चोक करने लगा। अब इसी दरमियान शिमू फटाफट से जोंगशू को बचाने आ जाता है, तो जिनवेई ने जोंगशू को सीधे शिमू पर ही पटक दिया, जिसके चलते ये दोनों भी पीछे की तरफ पुश हो गए। यहाँ पर शिमू जोंगशू से पूछ रहा था कि तुम वापस क्यों आई, मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ से चली जाओ। जिस पर जोंगशू जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं आपको मरने नहीं दे सकती, मैं जानती थी कि आप खुद की परवाह नहीं करोगे और इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। वेल इन दोनों की बातें सुनकर जिनवेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुम दोनों तो एक नंबर के बेशरम हो, मौत के दरवाजे पर होकर भी अपनी फ्लर्टिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुम्हारे जैसे ईवल प्रेम पंछियों को तो मैं जरूर से जहन्नुम में पहुंचा दूंगा, वहाँ जाकर अपनी प्रेम लीला जारी रखना। और इतना कहते साथ ही जिनवेई ने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक ईवल हैंड इमर्ज हो गया था, जिसमें शिमू और जोंगशू दोनों भी ट्रैप हो जाते हैं। वेल इस हाथ ने दोनों को हवा में उठा लिया था, तो शिमू जोंगशू को लेकर तुरंत ही छलांग लगा देता है। लेकिन अब वैसे ही कई सारे ईवल हैंड वहाँ पर इमर्ज होने लगे, जो कि अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को क्रश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जिनवेई ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि ये है उसकी आखिरी मूव जो कि शिमू को जहन्नुम में पहुंचा सकती। वेल इन डेमोनिक हैंड से रिलीज होने वाला प्रेशर इतना ज्यादा जबरदस्त था कि शिमू और ज्यादा घायल होने लगा। ये देखकर बेचारी जोंगशू काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। और उतने में यहाँ पर एक करिश्मा हुआ। हम देख पाते हैं कि जोंगशू की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही। इस एनर्जी के फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा गजब के थे कि जिनवेई के दोनों डेमोनिक हैंड डिस्ट्रॉय हो गए। साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक साउंड वेव रिलीज हो रही थी,
जिससे तो जिनवे को भी तकलीफ होने लगी। और अब देखते देखते यहाँ पर एक फिनिक्स बर्ड अपीयर हो गया। उसके आवाज से जिनवे बुरी तरह से तड़प रहा था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया। इधर वो फिनिक्स बर्ड अपनी शानदार ऑरा को रिलीज करते हुए अपने फॉर्म की नुमाइश करने लगा। वेल, इस फिनिक्स की ऑरा को कई मीलों दूर जिन फैमिली के हेड ने भी पहचान लिया। वो कह रहे थे कि ये तो किसी ब्लड लाइन की अवेकनिंग है, यानी कि हमारी इस फिंगचांग सिटी में एक और ब्लड लाइन का होल्डर है जिसके बारे में हमें कोई खबर ही नहीं थी। ये ब्लड लाइन शिमो की तो नहीं हो सकती, पता नहीं ये पर्सन कौन होगा। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से पूछते कि बताओ क्या जिनवे का कोई पैगाम मिला है। तो सर्वेंट उसे बताने लगा कि माय लॉर्ड, हमारे जिनवे तो ऑलरेडी कई सारे डिसाइपल्स लेकर यहाँ से जा चुके। उन्होंने बताया था कि जैसे ही शिमो उनके हाथ लगेगा वो तुरंत ही हमारी फैमिली को पैगाम भेज देंगे, लेकिन अभी तक तो हमें उनकी कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो डर है कि कहीं उनके साथ कुछ हो न जाए। अब सीन शिफ्ट होकर हम जोंगशू को देख पाते हैं, जिसकी ब्लड लाइन अवेकनिंग होने के बाद शिमो ने उसे थाम लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम जोंगशू की ब्लड लाइन अपीयर हो गई थी, जिसके चलते वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई। और वहीं पर जिनवे हैरान होते हुए कहने लगा कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लूजर लड़की के पास भी ब्लड लाइन की पावर होगी। अब तो अगर मुझे खुद को ही मारना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। और इतना कहते साथ ही जिनवे तुरंत ही शिमो पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, मगर शिमो फटाफट से जाकर अपनी मून ब्लेड उस पर रिलीज कर देता है। हालांकि जिनवे ने उसके हमले को काउंटर कर लिया, मगर इसी दरमियान शिमो उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और साथ ही साथ उसने अपनी मून ब्लेड को भी समन कर लिया। और अब वही ब्लेड और जिनवे के हाथ में बड़ी ब्रूटली पियर्स करने लगा, जिससे तो जिनवे दर्द के मारे तड़प रहा था। वह शिमो ने यहाँ पर जानबूझकर उसके हाथ को निशाना बनाया था ताकि जिनवे अपनी ब्लड फी पाम स्ट्राइक का इस्तेमाल न कर पाए। और ये बात जिनवे को भी समझ आ चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में आकर शिमो को काफी दूर पुश कर देता है। मगर इसी मौके का फायदा उठाते हुए शिमो ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे स्कैटर ब्लो कहा जाता था, जिसमें शिमो अपनी मून ब्लेड को सीधे जिनवे के सीने में उतार देता है। भले ही कल्टीवेशन के मामले में शिमो काफी लो लेवल पर है, मगर उसने जिनवे की मार मार के कुत्ते जैसी हालत बना दी। यहाँ पर जोंगशू तो शिमो की हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई, मगर शिमो से कह रहा था कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ से महफूजियत के साथ निकल जाओ। हालांकि तब तक जिनवे दोबारा से उठ गया था। वो शिमो से कहता है तुझे क्या लगा तेरी ये मामूली सी ब्लेड मुझे खत्म कर पाएगी। और तभी हम देख पाते हैं कि जिन फैमिली के कई सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँच गए हैं। इन सभी लोगों ने चारों ओर से शिमो और जोंगशू को घेर लिया और अब अपने सर्वेंट्स को वहाँ आता हुआ देखकर जिनवे में एक नया जोश भर चुका था। वो कहता है कि अब तो ये बात कंफर्म हो गई कि तुम दोनों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। सबसे पहला तो मैं इस कैरेक्टरलेस लड़की को मारने वाला हूँ और उसके बाद मैं इस शिमो से इत्मीनान से बदला लूंगा। तो शिमो भी हंसते हुए कहने लगा कि अकेला तो मैं भी मरने नहीं वाला, तुझे भी मेरे साथ आना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि तेरा बेटा जहन्नुम में अकेले बोर हो रहा होगा, तो हम दोनों जाकर उसे कंपनी दे सकते हैं। वेल, शिमो जानबूझकर जिनवे के बेटे जुआन का जिक्र करके उसके जख्मों पर मरहम रगड़ रहा था और उसकी ये चाल कामयाब हो गई। जिनवे तो अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अब गुस्से में आकर शिमो पर एक फाइनल अटैक रिलीज करने के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ पर जिनवे ने हवा में छलांग लगा दी थी, मगर इससे पहला कि वो इन दोनों पर हमला कर पाए, वहाँ पर एक लड़की की आवाज गूंजने लगती है। वो जिनवे से कह रही थी कि अपने अटैक को यहीं पर रोक दो। और इतना कहते साथ ही जिनवे पर हमला होकर वो काफी पीछे पटका गया। हालांकि जिनवे फटाफट से खुद को संभालते हुए उठ जाता है। वो कह रहा था कि किसी ने वॉइस ट्रांसमिशन का यूज किया है। मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन मैं तुझे आगाह करना चाहता हूँ कि ये हमारी जिन फैमिली का इंटरनल मसला है। इसमें इंटरफेयर करके खुद की मौत को बुलावा मत भेज। अगर तुझ में जरा भी अकल है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, वरना आज तू भी इन दोनों के साथ दफन हो जाएगी। और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कुछ फ्लावर पेटल्स रिलीज हो रही। साथ ही साथ वो बंदी जिनवे इसे कहने लगी कि तेरी जिन फैमिली तो बस लुटेरों का एक ग्रुप है, दूसरों को कैसे ठगा जाए ये तेरी जिन फैमिली से बेहतर और कोई जानता ही नहीं। भले ही तूने अनगिनत क्राइम किए होंगे, लेकिन तू एक रेयर फिनिक्स ब्लड लाइन वाली बंदी को नहीं मार सकता। फिनिक्स की ब्लड लाइन टॉप 3 ब्लड लाइन में से एक है, जो कि हजारों सालों में बस एक ही बार अपीयर हो सकती, और तूने उसी ब्लड लाइन को मिटाने की कोशिश की। इसका मतलब साफ है कि तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। जिस पर जिनवे कह रहा था कि वो परछाइयों में छुपकर मुझसे बातें मत कर, अगर तुझ
में जरा भी दम है तो मेरे सामने आ जा, मैं तुझे भी मुकाबले के लिए चैलेंज करता हूँ। और गाइस यहीं पर जिनवेई से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उस बंदी ने जिनवेई की घमंडी बातें सुनते साथ ही उस पर हमला कर दिया। यहाँ पर हम फ्लावर पेटल्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लो देख पाते हैं, जिसने जिनवेई को चारों ओर से जकड़ लिया था। अब जिनवेई कुछ समझ पाए इससे पहले वो हवा में फ्लोट करने लगा। यहाँ पर जिनवेई अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसे ये बुरी तरह से तड़पता हुआ देखकर शिमो के भी होश उड़ गए। वो समझ गया था कि ये जो भी लेडी है उसकी पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये वाकई गजब की होगी। इधर हम देख पाते हैं कि जिनवेई कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद सीधे जमीन पर पटका गया। अब इस नजारे को देखकर जिन फैमिली के सर्वेंट्स काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके मास्टर को ये अचानक से क्या हो गया। हालांकि शिमो ने तुरंत ही नोटिस किया कि जिनवेई की तो मौत हो चुकी, और इसी बात से वो काफी ज्यादा हैरान था। शिमो सोचने लगा कि पता नहीं ये कल्टीवेटर कौन होगी जिसने इतने दूर से ही जिनवेई का काम तमाम कर दिया। और अब फाइनली वो लेडी उनके सामने अपीयर हो चुकी थी। सो गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जब इस बंदी ने जिनवेई को खत्म किया तब वो यहाँ से कई सौ मीलों दूर थी, और इसी से हम इस बंदी के स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सेंस का अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि सेम टू सेम हमारे हानली जैसा ही ब्रूटल है। वेल इस बंदी का नाम था होंग्याओ, और ये म्याओ इंसेक्ट के एक पवेलियन की मास्टर थी। वेल होंग्याओ के यहाँ आते साथ ही जिनवेई के सभी सर्वेंट्स वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये बंदी जिस तरह से जिनवेई को मारा था उसी तरह से इन सभी का खात्मा कर देती है। बस कुछ ही पलों में उन सभी की लाशें वहाँ पर बिछ चुकी थी, जिसके चलते शिमो तुरंत ही जोंगशु को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये बंदी जोंगशु को भी नुकसान पहुंचा देगी। मगर होंग्याओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शिमो को तुरंत ही साइड में हटा देती है। यहाँ पर जोंगशु इतनी बुरी तरह से घायल थी कि वो शिमो के पास जा भी नहीं पाती, और वो नीचे गिरने वाली थी कि तभी होंग्याओ ने उसे थाम लिया। और अब होंग्याओ ने बड़ी फनी अंदाज में जोंगशु की बॉडी को चेक करना शुरू कर दिया। शिमो को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी इतनी अजीब तरह से जोंगशु को चेक क्यों कर रही होगी। और उतने में होंग्याओ खुश होते हुए कहने लगी कि अरे वाह, फाइनली हमारी म्याओ इंसेक्ट को इसकी जीनियस डिसाइपल मिल ही गई। अब तो हम हेवनली इंसेक्ट को काफी अच्छे से सबक सिखा पाएंगे। तभी जोंगशु उससे कहने लगी कि सीनियर, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि डाची किंगडम में 3 मेजर फैक्शंस हैं। मेरे ख्याल से आप उन्हीं में से एक की मास्टर होगी। सीनियर, मैं हूँ जोंग फैमिली की बेटी जोंगशु, प्लीज मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। और ये है मेरे दोस्त शिमो, हम दोनों शुक्रगुजार हैं कि आपने सही वक्त पर यहाँ आकर हमारी जान बचाई। वहीं पर शिमो भी इस बंदी का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर होंग्याओ कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पर बस इस लड़की को बचाने आई थी। मैं हूँ म्याओ इंसेक्ट के प्याओ म्याओ पवेलियन की मास्टर। दरअसल मेरा फेंग सिटी में एक अर्जेंट काम है, तो वहाँ का काम खत्म होने के बाद ही मैं तुम्हें म्याओ इंसेक्ट ले जा पाऊंगी। अब ये सुनकर जोंगशु थोड़ी सी कंफ्यूज होकर होंग्याओ से पूछने लगी कि क्या आप मुझे म्याओ इंसेक्ट ले जाना चाहती हो? मेरे ख्याल से आप हम दोनों की इंजरीज को हील करने के लिए ले जाना चाहती हो। तो होंग्याओ उससे कहती कि भला मैं इस बंदे को अपने साथ क्यों ले जाऊं? मैं तो बस मेरी प्यारी सी डिसाइपल को बचाने के लिए ही यहाँ आई थी। और अब वो जोंगशु का लाड़ करते हुए कहने लगी कि आगे चलकर मैं ही तुम्हारी मास्टर बनने वाली हूँ। एक बार तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ, फिर मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेनिंग दूंगी। वेल होंग्याओ की ये सारी बातें सुनकर जोंगशु काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती सीनियर, आखिर आप मुझे अपनी डिसाइपल बनाना क्यों चाहती हो? तो होंग्याओ से जवाब देते हुए बताने लगी कि तुम्हारा टैलेंट और कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट मैं तो अभी इसी वक्त तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे म्याओ इंसेक्ट के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। अगर पवेलियन मास्टर अपनी कोई डिसाइपल बनाना चाहे तो उसके लिए एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करना होगा, जिसमें सभी पवेलियन मास्टर के सामने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल बना सकती हूँ। लेकिन मैं बस एक ही बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ। जब हम म्याओ इंसेक्ट में जाएंगे उस वक्त वहाँ मौजूद हर एक पवेलियन मास्टर तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। तुम्हारे जैसा रेयर टैलेंट हमारे जैसे मास्टर्स के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता, तो तुम्हें लेकर काफी बड़ा बवाल मचने वाला है। वेल ये सारी बातें सुनकर ही शिमो जोंगशु को ताड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही पलों में एक आम सी लड़की रेयर टैलेंट में कैसे बदल गई। वहीं पर जोंगशु भी इस सबसे काफी ज्यादा हैरान थी, तो तुरंत ही होंग्याओ को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगी कि सीनियर, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, और अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो मेरे पास उसके बारे में 1 रुपए का भी नॉलेज नहीं। मैं आपके इन काइंड वर्ड्स को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि मेरी जैसी मामूली सी बंदी आपकी डिसाइपल नहीं बन सकती। इतनी भला मेरी औकात ही कहाँ। जो सुनते साथ ही होंग्याओ उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी कि क्या कहा तुमने? तुम एक मामूली सी लड़की हो, भला तुम्हें मामूली बोलने की जरूरत किसने दिखाई? और इतना कहते साथ ही होंग्याओ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, और फिर वो अपनी पावर्स की मदद से जोंगशु की ब्लड लाइन को चेक करती है। यहाँ पर उसने जोंगशु की एनर्जी
एनर्जी का ट्रेस बाहर निकाल लिया था, जिसमें एक पावरफुल फिनिक्स एंटिटी थी। इसे देखते साथ ही जोंगशु भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। हंग्या उसे बता रही थी कि लड़की, तुम एक तीसरे रैंकिंग की सुप्रीम फिनिक्स साउंड ब्लड लाइन को पजेस करती हो। हमारे म्याओ इंसेक्ट को जिस एंसेस्टर ने एस्टेब्लिश किया था, उनके पास भी ऐसी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लड लाइन थी। इनफैक्ट तुम दोनों की ब्लड लाइन पूरी तरह से सेम है। सो अगर तुम खुद को मामूली बोलोगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे म्याओ इंसेक्ट के एंसेस्टर भी मामूली थे, उनके पास भी कोई टैलेंट नहीं था। जो सुनते साथ ही जोंगशु फटाफट से उससे माफी मांगने लगी। वो कह रही थी, सीनियर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके एंसेस्टर पर सवाल उठाना नहीं चाहती थी। तो हंग्या उसे दोबारा से प्यार से समझाने लगी कि मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो उन लोगों पर गुस्सा आया जो तुम्हें मामूली समझने की गलती कर बैठे। हमारे सेक्ट में भी कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ ग्रेड लेवल तक ही पहुँच सकते। मगर तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। तुम्हारे पास एक रेयर ब्लड लाइन है, जिसकी मदद से तुम हमारे सेक्ट की सुप्रीम टेक्निक को भी मास्टर कर पाओगी। उसे कहा जाता है जेड साउंड 1000 वेव्स, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मानी जाती। उससे तो तुम कल्टीवेशन की बुलंदियों को छू पाओगी। यहाँ से फिर इमॉर्टलिटी हासिल करना भी तुम्हारे बस में होगा। ये सब बताते हुए मास्टर हंग्या काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और जोंगशु को बड़े ही फनी अंदाज में अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ पर जोंगशु से बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मुझे तो अपनी सीनियर के पास रुकना है। मगर हंग्या कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी। वो जोंगशु की पीठ पर धक्का देते हुए उसे आगे बढ़ाने लगी। साथ ही साथ वो बताती है कि 7 फैक्शंस में से हमारा म्याओ इंसेक्ट काफी पावरफुल माना जाता। हमारे पास ढेर सारे डिसाइपल्स हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने डिसाइपल्स को और ज्यादा टैलेंटेड बना पाए। हालांकि जोंगशु ने फाइनली उसे मना कर दिया। वो कह रही थी, सीनियर, ना ही मैं आपके साथ आ सकती हूँ और ना ही आपको अपना मास्टर बना सकती। ये सुनकर हंग्या भी थोड़ी सी सरप्राइज थी और उतने में जोंगशु सीधे शिमु के पास चली गई। शिमु की हालत काफी ज्यादा खराब थी, तो उसने तुरंत ही एक एलिक्सर को कंज्यूम कर लिया। वहीं पर हंग्या जोंगशु से कहने लगी कि अब ये मत बोलो कि तुम इस लड़के के लिए अपने फ्यूचर को ठुकराना चाहती हो। जरूर से इसने तुम पर कोई काला जादू किया होगा, इसलिए तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो जोंगशु बताती है कि सिर्फ मेरी खातिर सीनियर शिमु ने जिन और वू फैमिली से पंगे लिए। वो दोनों फैमिली फिंगचंग सिटी की काफी पावरफुल फैमिलीज मानी जाती, मगर मेरी खातिर सीनियर शिमु उनके दुश्मन बन गए। सिर्फ मुझे बचाने के लिए उन्हें वो टाउन छोड़कर भागना पड़ा और अब वो बुरी तरह से घायल है। तो अब आप ही मुझे बताएं कि क्या ऐसी हालत में मैं अपने सीनियर को छोड़कर जा भी सकती हूँ? तो हंग्या उसे बताती है कि तुम्हें जिस जिन फैमिली का डर लग रहा है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं, तुम बस एक बार मेरी डिसाइपल बन जाओ, फिर तो तुम अकेले ही बड़ी आराम से उनके साथ डील कर सकती हो। तो जोंगशु से बताती है कि आपने खुद होकर मुझे अपना डिसाइपल बनाने का फैसला लिया, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे मेरी ख्वाहिश नहीं पूछी। जो सुनकर हंग्या को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती, लड़की, कई सारे कल्टीवेटर्स मेरे डिसाइपल बनने के लिए मरे जाते, लेकिन तुम्हें तो मैंने खुद चुना। यहाँ पर अब शिमु भी जोंगशु को समझाने लगा कि यहाँ से जाना ही तुम्हारे लिए सही फैसला होगा। तुम मेरी इंजरीज की फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी एलिक्सर ले लिया है, तो बस कुछ ही दिनों में मैं खुद को रिकवर कर लूंगा। अगर आज तुम इन सीनियर के साथ चली गई तो मैं बिना डरे जिन फैमिली का मुकाबला कर सकता हूँ। और उतने में ये लोग देखते कि हंग्या ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स मेरे डिसाइपल बनने के लिए मेरी खुशामद करते आ रहे और तुमने खुद मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर वो बड़ी ही प्यारी सी स्माइल करते हुए कहने लगी कि मुझे तुम्हारा ये जज्बा काफी ज्यादा पसंद आया। तुम्हारे पास ना बोलने की काबिलियत है, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी ये हिम्मत काफी ज्यादा पसंद आई। इधर शिमु की हालत बद से बदतर हो गई थी और उसी की वजह से जोंगशु पूरी तरह से पैनिक हो गई। तो फाइनली हंग्या को बीच में इंटरवीन करना ही पड़ा। वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जोंगशु को साइड में हटा देती है। वो कह रही थी, चलो रास्ता साफ करो, मुझे इस बंदे की इंजरीज को चेक करना है। और फिर वो शिमु की बॉडी को चेक करते हुए बताने लगी कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो इतने सारे हमलों के बाद मारा जाता, मगर इसकी तो बस 2-4 हड्डियां टूटी हैं। और फिर हंग्या ने बड़ी ही तेजी के साथ शिमु की हड्डियों को रिपेयर करना शुरू कर दिया। उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी ऑलमोस्ट सारी इंजरीज को हील कर लिया, लेकिन तुम पर ब्लड एंड पाम स्ट्राइक से अटैक हुआ था, जिसे हील करना थोड़ा सा मुश्किल है। और तुमने जिस एलिक्सर का इस्तेमाल किया उसे इंजरीज को हील करने के लिए यूज नहीं किया जाता। जो सुनते साथ ही जोंगशु हंग्या से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मेरे सीनियर को बचा लीजिए। वैसे तो हंग्या को शिमु से कोई लेना देना नहीं, मगर जोंगशु को उसे अपने
डिसाइपल बनाना था, इसलिए वो जोंगशु की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। उसने शिमू को अपने म्याओ इंसेक्ट की एक स्पेशल पिल थमा दी, जिसे ब्लड हीलिंग पिल कहा जाता था। वो कहती है कि जल्दी से इसे कंज्यूम करो और तुम्हारी इंजरी ऑलमोस्ट हील हो जाएगी। तो शिमू भी सीनियर होंग्याओ का शुक्रिया अदा करते हुए उस पिल को कंज्यूम कर लेता है और उसके ऐसा करते साथ ही उस ईवल पाम की एनर्जी उसकी बॉडी से वैनिश हो गई। थोड़ी देर में शिमू के सारे घाव भर चुके थे, जो सुनते साथ ही जोंगशु तुरंत ही होंग्याओ की तारीफें करने लगी। वो कह रही थी, सीनियर आप वाकई रिमार्केबल हो। जो सुनकर होंग्याओ उससे पूछती कि चलो अब बताओ, क्या मैं तुम्हारी मास्टर बनने के काबिल हूँ? तो जोंगशु दोबारा से जवाब देने के लिए हेजिटेट करने लगी। तो शिमू से समझाता है कि सीनियर होंग्याओ काफी ज्यादा रहम दिल और ऑनेस्ट है। अगर वो चाहती तो मुझे खत्म करके तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो टैलेंटेड लोगों की परवाह करती है। तो मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते तुम्हें बता सकता हूँ कि एक एक्सेलेंट मास्टर साबित होगी। तो फाइनली जोंगशु ने होंग्याओ को अपनी मास्टर एक्सेप्ट कर लिया। वो तुरंत ही अपने मास्टर को बताने लगी कि सीनियर शिमू भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उन्होंने फेंगचांग सिटी में टॉप मार्शल आर्टिस्ट का खिताब भी हासिल किया और साथ ही साथ उनके पास भी ब्लड लाइन की पावर है। तो प्लीज मास्टर, क्या आप इन्हें भी अपना डिसाइपल बना सकती हो? जो सुनकर होंग्याओ थोड़ी सी सरप्राइज हो गई। वो कह रही थी, क्या कहा तुमने? इस बंदे के पास भी ब्लड लाइन है? उतने में शिमू से कहता है, सीनियर आप मेरी ब्लड लाइन चेक करके अपना वक्त जाया मत कीजिए। मेरे पास तो स्टोन मंकी की ब्लड लाइन है, जो किसी काम की मानी नहीं जाती। जिस पर होंग्याओ कह रही थी कि तुम्हारी ब्लड लाइन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मगर बात तो ये है कि हमारे म्याओ इंसेक्ट में बहुत ही कम मर्दों को एंट्री मिलती और हमारे सेक्ट में जो भी टेक्निक सिखाई जाएगी वो तुम्हारी इस ब्लड लाइन से कोई मेल नहीं खाती। वहाँ आकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। खैर, मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, क्या तुमने इस इलाके में ज़ानू सेक्ट के डिसाइपल को देखा है? ज़ानू सेक्ट के डिसाइपल काफी ज्यादा हट्टे कट्टे नजर आते। उनकी बॉडी की बिल्डिंग ही थोड़ी सी अलग है और तुम्हारी बॉडी भी उनके जैसी ही स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से तुमने बॉडी टेम्परिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। अगर तुम ज़ानू सेक्ट को ज्वाइन करो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब ज़ानू सेक्ट के डिसाइपल का जिक्र सुनते ही शिमू थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो होंग्याओ को बताता है कि सीनियर ऐसे में तो कभी मेरा किसी डिसाइपल के साथ पाला नहीं पड़ा। तो होंग्याओ उससे कहती कि ना, ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे तुम्हारी बॉडी से ज़ानू सेक्ट के टोकन का एहसास हो रहा। दरअसल उसी टोकन को ट्रैक करते हुए मैं यहाँ आई थी और जैसे मैं तुम दोनों के पास आई वो ट्रैकिंग ऑरा वैनिश हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम दोनों को चेक करती हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अपनी एनर्जी बीड को शिमू की तरफ रवाना कर दिया। और गाइस, यहाँ पर हमें पास्ट के कुछ विजन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर शिमू ने एक डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला किया था। उसे खत्म करने के बाद शिमू को उसके पास से एक टोकन मिल चुका था, तो तुरंत ही उस टोकन को होंग्याओ को दिखाने लगा। उससे पूछता है, सीनियर कहीं आप इस टोकन के बारे में तो बात नहीं कर रही थी? तो होंग्याओ ने फटाफट से वो टोकन उसके पास से कलेक्ट कर लिया। वो बताती है कि ये तो ज़ानू सेक्ट के ओल्ड मास्टर सन के डिसाइपल का टोकन है, मगर ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? तो शिमू से बताता है कि एंशिएंट टेम्पल पे हम पर एक कॉप्स ने अटैक किया था। वो तो हमारी जान लेने ही वाला था, लेकिन जैसे तैसे हमने ही उसका खात्मा कर दिया और उसी के पास से मुझे ये टोकन मिला था। तो होंग्याओ से बताती है कि हाँ, ये बात अब कंफर्म हो गई। ओल्ड मास्टर सन का डिसाइपल काफी अजीब सी टेक्निक को मास्टर कर रहा था और शायद वो टेक्निक उसके पल्ले नहीं पड़ी, जिसके चलते वो मारा गया। वो काफी दिनों से मिसिंग था, तो मास्टर सन ने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि मैं उसकी तलाश कर मगर अब तो उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं, उसकी ही कल्टीवेशन टेक्निक ने उसे स्वैलो कर लिया। अगर मैं जल्दी आती तो शायद उसे बचा लेती, लेकिन मेरे ख्याल से यही किस्मत को मंजूर था। जरा सोचो ना, ओल्ड मास्टर सन ने अपना डिसाइपल खो दिया और तुम्हें भी एक मास्टर की जरूरत है, तो मैं तुम्हें मास्टर सन के पास एज ए रिप्लेसमेंट भेज सकती हूँ। ये सुनकर शिमू थोड़ा सा सरप्राइज था। वो कहता है कि क्या आप मुझे उस ज़ॉम्बी डिसाइपल का फेलो बनाना चाहती हो? जो सुनते साथ ही होंग्याओ से ताना मारते हुए कहने लगी कि तुम्हारे पास तो स्टोन मंकी की बेकार सी ब्लड लाइन है, इसीलिए तुम ज़ानू सेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। हमारे कॉन्टिनेंट में 3 मेजर फैक्शंस को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो इंपीरियल फैमिली पर नजर रख पाए, और ज़ानू सेक्ट भी उन्हीं तीनों में से एक है। इनफैक्ट ओल्ड मास्टर सन ने तो कल्टीवेशन की इनर ट्रांस के ग्रैंड परफेक्शन लेवल को अचीव कर लिया। ऐसे बंदे का डिसाइपल बनना तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। जो सुनते साथ ही शिमू तुरंत ही होंग्याओ के सामने माफी मांगने लगा कि मैं आपके गाइडेंस को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप चाहते
जानती हूँ कि मैंने ज़ियानो सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं जरूर से ऐसा ही करूँगा। तो होंग्यो भी फटाफट से कुछ मटेरियल बाहर निकाल लेती है। वो कह रही थी कि अगले महीने की 1 तारीख को वहाँ पर एक सेरेमनी होने वाली है जिसमें डिसाइपल्स को एक्सेप्ट किया जाता। तो तुम्हें कुछ भी करके सेरेमनी के दिन वहाँ पर पहुँचना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर होंग्यो ने एक जेड स्लिप में अपने पावर्स को भी ऐड कर दिया था। वो बताती है कि ओल्ड मास्टर सन से मिलने के बाद उन्हें मटेरियल दिखा देना और वो तुरंत ही सारी बात समझ जाएंगे। सो इस तरह से शिमू को भी एक नया सेक्ट मिल चुका था। भले ही शिमू खुश है मगर जोंगशु काफी ज्यादा नाराज थी। इस पल में उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी। शिमू ने कई दफा जोंगशु को बचा लिया था, कभी एक मॉन्स्टर के कब्जे से तो कभी वो फैमिली की चालबाजी से। उसने पब्लिकली जोंगशु के लिए स्टैंड लिया और उसकी यही सारी खूबियाँ देखकर जोंगशु के दिल में उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो गई। इसलिए वो मायूस होते हुए शिमू से कहने लगी कि आज आप एक अलग सेक्ट को ज्वाइन करोगे और मैं एक अलग सेक्ट को। फाइनली हमारे रास्ते अलग हो ही गए। तो शिमू से चीयरअप करने के लिए बताने लगा कि इन तीनों फैक्शंस में यूनिटी है, इसीलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारी अक्सर मुलाकात होती रहेगी। जो सुनकर जोंगशु के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये सब देखकर सीनियर होंग्यो को ऐसे लग रहा था कि मानो कबाब में हड्डी है। इसलिए वो जोंगशु से कहती कि चलो अब ज्यादा देर मत करो, मेरे पीछे ढेर सारे इम्पोर्टेंट काम है तो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। बाद में जब तुम्हारी मुलाकात होगी तब तुम जितना चाहे उतना वक्त एक साथ बिता सकते हो। और इतना कहते साथ ही वो जोंगशु को लेकर वहाँ से रवाना हो गई। यहाँ पर शिमू भी इमोशनल होकर जोंगशु को गुड बाय बोल रहा था। अब उसके वहाँ से जाने के बाद शिमू भी निकल गया और थोड़ी देर में वहाँ पर हम कोल्ड सोडा भी इसको देख पाते हैं। वेल ये वही असासिन है जिसने शिमू की फैमिली को असासिनेट किया था। उसने चुपके से इन सभी की सारी बातें सुन ली थी और अब वो जिनवे की लाश को उठाकर वहाँ से रवाना हो गया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।